आज 12 दिसंबर है और आज के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। दूसरा एडिटोरियल है अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 को लेकर और पहला एडिटोरियल है कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 को लेकर। बताया जा रहा है कि कर्नाटक का ये जो कानून है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इसका उद्देश्य है राज्य में हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकना। एडिटोरियल कहता है कि अच्छे इरादों का परिणाम हमेशा ही अच्छा नहीं होता। मतलब सीधी सी बात है कि भले ही कानून हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए बनाया जा रहा है, जो कि एक अच्छा उद्देश्य है, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे हेट स्पीच और हेट क्राइम हमारे समाज में, हमारे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ता जा रहा है, टीवी के माध्यम से बढ़ता जा रहा है और हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इससे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है। लेकिन इस तरह के कानून जब बनाए जाते हैं तो उनका दुरुपयोग भी किया जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए और लोगों के बोलने की आज़ादी को छीनने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हेट स्पीच और हेट क्राइम सभी के लिए एक जैसा हो। सरकार की परिभाषा में आलोचना भी हेट स्पीच या हेट क्राइम हो सकती है, तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। यही सबसे बड़ी चिंता है इस एडिटोरियल की, क्योंकि हमने देखा है इतिहास में पहले भी जब कानून बने हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो कानून बने हैं, जैसे कि यूएपीए या पीएमएलए, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए है। अब इस तरह के कानूनों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है और कभी-कभी इनका दुरुपयोग भी किया जाता है। इनमें कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम होता है और इस तरह के कानूनों में जो डेफिनेशन है, इतनी वाइड डेफिनेशन होती है कि उस डेफिनेशन में कुछ भी शामिल किया जा सकता है। थोड़ा-सा हेर-फेर करके आप उसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन सकते हैं, हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के नाम पर। तो ये जो दुरुपयोग है, इस दुरुपयोग को लेकर इस एडिटोरियल में चिंता जताई जा रही है। इस कानून में कहा गया है कि व्यक्तियों, समूहों, रिलीजन, जाति, जेंडर या भाषा या एलजीबीटीक्यू ग्रुप के लोगों के खिलाफ यदि हेट फैलाया जाता है, यदि कोई घृणा, द्वेष, हिंसा भड़काने वाले स्पीच दिए जाते हैं या इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है, इस तरह की बात की जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब हुआ क्या है कि डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गई है। मतलब किसी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, किसी की साधारण बात को भी हेट स्पीच बताकर इसमें शामिल किया जा सकता है। कोई कह सकता है कि किसी की बात से उनकी भावनाएँ आहत हुई है, उनके खिलाफ कोई माहौल बना है, उनके खिलाफ उनकी छवि खराब हुई है, तो वाइड डेफिनेशन में कुछ भी शामिल किया जा सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि इसे कौन और कैसे इम्प्लीमेंट करने वाला है, क्योंकि इससे लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन सकती है, लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आँच आ सकती है और ये चिंता की बात है। कानून में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। कहा गया है कि पहली बार यदि कोई क्राइम करता है, पहली बार क्राइम करने पर 1 से लेकर 7 साल तक की सज़ा और 50,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है, देना पड़ेगा। और यदि रिपीट ऑफेंस होता है, रिपीट ऑफेंस में 2 से लेकर 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में सोशल मीडिया, इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन्स का पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। भारत में इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, यूज़र भी बहुत सारे हैं और इन डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुँचना, अपनी बात कहना, अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा और किसी की बात को सुनना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है और इनका दुरुपयोग भी किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्तियों और समुदायों को उनके धर्म, नस्ल, यौन अभिविन्यास, जाति, लिंग के आधार पर सार्वजनिक मंचों पर, सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जाता है, उन्हें भद्दी-भद्दी बातें लिखी जाती हैं और इन्हें रोकना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ हेट स्पीच को रोकना ज़रूरी है, दूसरी तरफ क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हेट स्पीच फैलाने वाले या फेक न्यूज़ फैलाने वाले या इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों को अक्सर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, तो इन्हें रोकना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी भी ज़रूरी है, तो इन दोनों में बैलेंस करना होगा, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य अच्छा है, उद्देश्य में कोई कमी नहीं है। उद्देश्य हमारे भारत में जो अभी एक समस्या है, ज्वलंत समस्या, उसको हल करना चाहता है। लोगों को उनके अभिविन्यास, मतलब यौन अभिविन्यास, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो टारगेट किया जाता है, अक्सर हम देखते हैं किसी को धर्म के आधार पर टारगेट किया जाता है, किसी को उसकी सेक्सुअल प्रेफ़रेंस के आधार पर टारगेट किया जाता है, तो इन्हें रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इन्हें रोकते हुए, इस कानून को इम्प्लीमेंट करते हुए यह भी ज़रूरी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान किया जाए और इसकी वाइड डेफिनेशन का दुरुपयोग न किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि बात शुरू होती है ट्रोलिंग से
ट्रोलिंग से बात जाती है हेट स्पीच पर, हेट स्पीच से फिर फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, किसी व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है और फिर बात कभी-कभी हिंसा तक, लिंचिंग तक पहुंच जाती है। तो एक ट्रोलिंग से शुरू हुई बात किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकती है, किसी व्यक्ति की गरिमा को खतरे में डाल सकती है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खतरे में डाल सकती है और उसका अधिकार है भारत के समाज में गरिमा के साथ जीने का, भारत के समाज में रहने का, अपनी बात कहने का, अपनी पहचान को स्वीकार करने का या फिर अपने धर्म को मानने का या फिर विवाह करने का या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइनमेंट का। तो ये सारे अधिकार एक व्यक्ति को मिले हुए हैं, हमारे समाज में हमारे संविधान ने दिए हैं, लेकिन कुछ लोग अक्सर ट्रोलिंग से बात शुरू करते हैं और लिंचिंग तक उसे पहुंचा देते हैं। तो हमारे समाज में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने कानून लेकर आई है और कर्नाटक सरकार इस तरह के कृत्यों को, इस तरह के अपराधों को रोकना चाहती है। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि दुनिया भर में इस तरह के प्रयास किए गए हैं, मतलब हेट स्पीच को रोकने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हुई है और अक्सर विवाद बढ़ते ही हैं और भाषण पर प्रतिबंध लगाना, मतलब किसी की आज़ादी, बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाना काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि यदि भारत में किसी तरह का कोई अपराध किया जाता है, यदि लिंचिंग के लिए भड़काया जाता है, दुर्भावना के लिए कोई बयान दिया जाता है, तो इस तरह के प्रावधान तो पहले से भी है हमारे पास। हम पीछे पढ़ने वाले हैं कि कौन-कौन से प्रावधान हैं, अलग-अलग प्रावधान हैं, जैसे आईटी एक्ट का प्रावधान है, आरपीए में है, बीएनएस में है, पहले आईपीसी में था और इस तरह, और हमारे भारत के संविधान में भी कुछ प्रावधान हैं जो लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक तो रक्षा भी करते हैं, दूसरी तरफ लोगों की गरिमा की भी रक्षा करते हैं और किसी को भी दुर्भावनापूर्ण बातों को फैलाने से रोकते हैं। तो पहले से हमारे पास कानून है, तो इस तरह के कानून की ज़रूरत और ज़्यादा सख्ती से ज़रूरत पर यह एडिटोरियल सवालिया निशान उठाता है, क्योंकि इस तरह के कानून का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। और जैसे इस कानून में जो भी परिभाषाएँ दी गई हैं, मतलब जिन अपराधों की परिभाषा दी गई है, बहुत ज़्यादा वाइड है, जैसे सद्भावना, घृणा, शत्रुता, दुर्भावना। अब ये शब्द ऐसे हैं जिनमें कुछ भी शामिल किया जा सकता है, कुछ भी हटाया जा सकता है। मतलब सीधी-सी बात कहने का है कि यदि डेफ़िनेशन वाइड होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी डेफ़िनेशन होगी, उसका दायरा बड़ा होगा, तो उनका दुरुपयोग करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह की बातों की सब्जेक्टिव बातें होती हैं और इनकी व्याख्याएँ, इनकी डेफ़िनेशन और इनकी क्या कहें हम एक्सप्लेनेशन अलग-अलग लोगों के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। बिल में कहा गया है कि हेट स्पीच क्या होगा? किसी अभिव्यक्ति, मतलब या तो बोलकर कहा गया हो, लिखकर, बताकर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ, समूह के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण बात कहता है, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित बात कहता है, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे समाज में हम किसी को देख कर वो तो ऐसे ही होते हैं। तो ये पूर्वाग्रह भरी बात होती है। तो इस तरह की पूर्वाग्रह भरी बात या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना फैलाने वाली बात यदि कोई कहता है, जैसे हमने शुरू में देखा भी था, तो उन्हें सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान भी है। एडिटोरियल आखिरी में कहता है कि किसी भी समाज में बोलने की अभिव्यक्ति को तभी नियंत्रित करना चाहिए जब तत्काल हिंसा होने का खतरा हो। यदि हिंसा होने का खतरा नहीं है, सामाजिक अव्यवस्था होने का खतरा नहीं है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। और इस सरकार को, मतलब किसी भी सरकार को यदि हेट स्पीच या हेट क्राइम को रोकना है, तो उन्हें रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत तो है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट दुर्भावना से या गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। एडिटोरियल यहाँ तक खत्म। इसके बाद हम देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स में क्या है। हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार बिल लेकर आई है। हेट स्पीच को रोकना है, हेट क्राइम को रोकना है, परिभाषित और दंडित भी किया गया है इस कानून के अंदर। लेकिन चिंता जताई जा रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, अच्छे इरादे का भी एक नकारात्मक परिणाम निकल सकता है। दुनिया भर में इस तरह के कानून बनाए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी परिणाम इनका निकला नहीं है, बल्कि इसको लेकर विवाद ही होते हैं। बिल का उद्देश्य है किसी भी ऐसे भाषण को, ऐसे कृत्य को रोकना जो घृणा, शत्रुता फैलाता है हमारे समाज में, किसी को धर्म, जाति, लिंग, यौन अभिविन्यास आदि के आधार पर ट्रोल करता है, घृणा फैलाता है, उसके खिलाफ उसकी छवि खराब करने की कोशिश करता है। तो इस तरह इस कानून का उद्देश्य है कि इन लोगों की रक्षा करना है और जो हेट स्पीच और हेट क्राइम करते हैं उन्हें दंडित करना है। चिंता यह है एडिटोरियल की कि सद्भावना, दुर्भावना या घृणा या शत्रुता जैसे शब्द इतने ज़्यादा वाइड हैं, इतने ज़्यादा इनका बड़ा व्यापक पैमाना है कि इनमें कुछ भी शामिल किया जा सकता है और इनके दुरुपयोग होने की भी संभावना है। अब क्योंकि जब कानून बन जाता है और कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसमें अधिकारी, पुलिस अधिकारी अक्सर इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं कि कौन किस शब्द की क्या व्याख्या मान रहा है।
विश्व में भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि अक्सर पश्चिमी देशों में ये है कि हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के नाम पर जो फिलिस्तीन लोगों के पक्षधर लोग थे, फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार की बात करते थे, उन्हें दबाने के लिए या उन्हें रोकने के लिए उन पर यहूदी विरोधी होने का, यहूदियों के खिलाफ हिंसा या यहूदियों के खिलाफ घृणा भड़काने का आरोप लगाकर उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। इस तरह के कानून का दुरुपयोग किया जाता था। वही व्यापक परिभाषा है, दुरुपयोग होने की संभावना है। और क्योंकि इस तरह के शब्द जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी एक परिभाषा है, तो उन्हें अलग अलग लोगों के हिसाब से जब इम्प्लीमेंट करने वाले लोग इसकी अलग अलग व्याख्या करेंगे, तब पता चलेगा कि इसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि क्या हेट स्पीच को नियंत्रित करने के लिए विशेष कानून आवश्यक है। जैसे हमने बात की, एडिटोरियल इसके पक्षधर नहीं है। एडिटोरियल कहता है कि भाई साहब, हमारे पास किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए, परिभाषित करने के लिए पहले से कानून है, तो उनके आधार पर दंडित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। कोई समाज में यदि कोई घृणा फैलाने की बात करता है, तो देखिए वर्तमान पहले से ही कानून है दंडित करने वाले। तो इस तरह से यदि आप इस बात से असहमत हैं तो अपने विचार, अपनी बातें लिख सकते हैं। बाकी एडिटोरियल तो यही बात कहता है कि हेट स्पीच को रोकने वाले कानून अक्सर दुरुपयोग किए जाते हैं। समाज में उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी और बोलने की आज़ादी को छीनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि अधिकारी से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके भी आधार कुछ प्रावधानों में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है अनुच्छेद 19(1)(a). अनुच्छेद 19(1) है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसमें व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जिसमें बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर या किसी भी अन्य माध्यम से अभिव्यक्ति की व्यक्त करने की स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। बाद में इसमें जैसे प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल कर लिया गया था, या राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो ये आर्टिकल यानी आर्टिकल 19(1)(a) हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन 19(2) में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ उचित प्रतिबंधों के आधार पर लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इनमें क्या आधार हैं? सबसे पहला तो सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर, यदि किसी की बोली हुई बात पर या किसी के अभिव्यक्ति के आधार पर या किसी के द्वारा किसी पेंटिंग बनाकर या फिल्म दिखाकर यदि सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, शिष्टाचार और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किसी की मानहानि के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अपराध को उकसाना या अपराध भड़काने के आधार पर लगाया जा सकता है, मित्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और हेट स्पीच से जुड़े जितने भी मामले हैं वो इसी की धारा के तहत प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। हेट स्पीच से जुड़े जो कानून हैं उन्हें इस कानून के तहत, इस प्रावधान के तहत, संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत यहाँ पर उचित ठहराया जा सकता है। न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बल्कि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी, मतलब सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे। लेकिन हेट क्राइम ऐसे कानून हैं जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, लोगों को किसी एक आधार पर भेदभाव करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं और लोगों के टारगेट करके उनके साथ विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो इसे अनुच्छेद 14 के नजरिए से भी देखा जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जबकि हेट स्पीच जैसे जितने भी क्राइम होते हैं या हेट क्राइम होते हैं, उनका आधार ही होता है कोई धर्म, कोई खास जाति, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान के आधार पर ही हेट क्राइम किए जाते हैं। और यदि इस तरह के काम किए जाते हैं तो ये भेदभाव है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 21 कहता है कि सभी व्यक्तियों को हमारे यहाँ, मतलब भारत में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इतना ही नहीं, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार होगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे आदमी के खिलाफ, किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, लोगों के खिलाफ हेट स्पीच या हेट क्राइम करता है, तो उसके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, उसके व्यक्तिगत जीवन को, उसके शारीरिक स्वतंत्रता को, उसकी मानसिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। तो हेट स्पीच को अनुच्छेद 21 के तहत भी देखा जा सकता है। अनुच्छेद 21 में सिर्फ जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं की गई है, बल्कि निजता के अधिकार की रक्षा भी की गई है, बल्कि चुनने के अधिकार की रक्षा भी की गई है। तो अनुच्छेद 21 को
हेट क्राइम से जोड़कर देखा जा सकता है। फिर यदि कोई जाति आधारित हेट क्राइम फैलाता है, मतलब कोई ST SCs को जाति आधारित अपशब्द कहता है, अपमान करता है, धमकी देता है, घृणा फैलाता है या हिंसा करता है, तो इस तरह के कृत्यों को ST SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत दंडित किया जाता है। ST SC एक्ट के बारे में आपने सुना भी होगा। और इसके बाद यदि कोई ऑनलाइन माध्यमों पर या इंटरनेट के माध्यम से घृणा फैलाने की बात करता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करते हुए कोई पोस्ट डालता है या अपमान करते हुए पोस्ट डालता है, तो इस तरह के मामलों को IT एक्ट 2000 के तहत देखा जाता है। वर्तमान में IT रूल 2021 हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराते हैं फेक न्यूज को रोकने के लिए और हिंसा को रोकने के लिए। IT एक्ट की धारा 66A भी है जिसको अब निरस्त कर दिया गया है, जो कहती थी कि अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री डालता है तो उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि इसे अब निरस्त कर दिया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हेट स्पीच या हेट क्राइम को रोकने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है और इनका दुरुपयोग किया जाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके आधार पर किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस धारा को अब रद्द कर दिया है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में धारा 123(3) और धारा 125 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति चुनावी भाषण में धर्म, जाति, समुदाय आधारित चुनावी अपील करता है, हिंसा फैलाता है या घृणा फैलाता है तो इसे भ्रष्टाचरण माना जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में भी कहा गया है कि अस्पृश्यता, जाति आधारित अपमान और भेदभाव को यहाँ पर अपराध माना गया है और उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। कुछ फैसले भी आए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून लाने की आवश्यकता है। यहाँ पर एडिटोरियल कह रहा है कि जो वर्तमान कानून है और वर्तमान कानूनों के जो प्रावधान है वो प्रावधान किसी भी प्रकार के अपराध को दंडित करने के लिए काफ़ी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के लिए खास तौर पर कानून लाने की आवश्यकता बताई थी 2014 में प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और दूसरी बात, मौजूदा कानूनों को कड़े और निष्पक्ष, यहाँ पर निष्पक्षता पर जोर से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कानून आते हैं तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि सरकारों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा और न्यायालयों के द्वारा किसी भी कानून को निष्पक्षता के साथ लागू किया जाना चाहिए। फिर श्रेया सिंघल मामले में ही धारा 66A यानी IT एक्ट की धारा 66A को रद्द किया था। भारतीय न्याय संहिता जो कि IPC की जगह पर अब आया है, तो IPC की जगह पर भारतीय न्याय संहिता में भी अब हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर कुछ प्रावधान किए हैं। जैसे धारा 196 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति हेट स्पीच के माध्यम से घृणा फैलाता है, वैमनस्य फैलाता है, बोलकर, लिखकर, चित्रों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धर्म, जाति आधार, नस्ल, जन्मस्थान, निवासी समुदाय के आधार पर इस तरह के कोई भी काम करता है, सार्वजनिक शांति भंग करता है, तो उसे 3 साल तक की सजा होगी। और यदि यही काम वह किसी धार्मिक या पूजा स्थल पर करता है तो 5 साल तक की उसे सजा होगी। धारा 197 कहती है कि सामूहिक रूप से यदि किसी समुदाय के खिलाफ इस तरह की बातें कही जाती है कि वह समुदाय संविधान या संप्रभुता या राष्ट्रीय अखंडता के प्रति वफादार नहीं है, मतलब उसकी देशभक्ति पर यदि सवाल उठाया जाता है, तो इस तरह के गलत आरोपों को दंडित किया जाएगा धारा 197 के तहत। इसके बाद धारा 299 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपने बोले गए शब्दों के माध्यम से, लिखे गए शब्दों के माध्यम से, संकेत, चित्र या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी धर्म की भावनाओं को आहत करता है तो अधिकतम 3 साल तक और जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। एक और धारा है धारा 353, ये कहती है कि यदि कोई शांति भंग करने का काम करता है, अशांति भड़काता है, गलत सूचना फैलाता है, भड़काऊ बयानबाजी करता है, सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाता है, 2 समुदायों में तनाव लगाता है, तो उसे भी 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। BNS में मॉब लिंचिंग को लेकर भी प्रावधान है। यदि 5 या 5 से ज्यादा लोग जाति, धर्म, नस्ल, भाषा या समुदाय के आधार पर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं या हत्या कर देते हैं तो इसे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग कहा जाएगा और इसमें कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक के प्रावधान शामिल है। संक्षेप में कहें तो धारा 196 कहती है कि समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाना या घृणा फैलाना, ऐसे कोई भी स्पीच देता है तो उसे धारा 196 के तहत देखा जाएगा। 197 कहता है किसी व्यक्ति की
या किसी समुदाय की देशभक्ति पर सवाल उठाना, झूठे आरोप लगाना अपराध है, दंडनीय है। धारा 299 धार्मिक भावनाएं आहत करने के आधार पर दंडित करती है। धारा 393 भड़काऊ बयानबाजी और झूठी जानकारी फैलाना और दो समुदायों के बीच में तनाव लगाने के आधार पर कार्रवाई करती है। और हेट क्राइम के लिए कठोर दंड के प्रावधान है, जिसमें जैसे मॉब लिंचिंग को लेकर प्रावधान है, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। एमसीक्यू में पहला सवाल है कि हेट स्पीच और अनुच्छेद 19 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 19(1) के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 19(2) राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। तो अनुच्छेद 19(2) में युक्ति युक्त प्रतिबंधों की बात तो की गई है, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं, बल्कि युक्ति युक्त प्रतिबंधों की बात की गई है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि हेट स्पीच को सीमित करने वाले प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत उचित ठहराए जा सकते हैं। जी, हेट स्पीच के आधार पर अनुच्छेद 19(2) में यह कहा गया है या कहा जा सकता है, इसे शामिल किया जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हेट स्पीच के आधार पर प्रतिबंधित कर सकते हैं। दूसरा सवाल है समानता और हेट क्राइम को लेकर, और इसमें पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तो विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है अनुच्छेद 14 में, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हेट क्राइम को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि ये समान संरक्षण के सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। जी, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है हेट क्राइम को, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति देता है, नहीं देता है। तीसरा सवाल है अनुच्छेद 21 और हेट क्राइम के बारे में। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जी, बिल्कुल सही बात है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। गरिमा से जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। निजता के अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है हेट क्राइम के कारण नागरिक का जीवन और गरिमा दोनों प्रभावित होते हैं। हेट क्राइम के कारण सही बात है कि नागरिक का जीवन और गरिमा दोनों प्रभावित हो सकते हैं और होते ही हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 21 केवल शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि इसमें अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं भी हैं, मानसिक स्वतंत्रता भी है, चुनने का अधिकार भी है, निजता का अधिकार भी है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है। इसलिए केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी स्वतंत्रताएं भी इसमें शामिल होंगी। चौथा सवाल है हेट स्पीच से जुड़े संवैधानिक प्रतिबंधों के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए जाने वाले वाजिब प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं। तो वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मित्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर लगाया जा सकता है, अपराध को उकसाने की रोकथाम के लिए भी लगाया जा सकता है, और चौथा है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक आलोचना को रोकने के लिए क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, नहीं लगाए जा सकते हैं। राजनीतिक आलोचना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया जाता है, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है। पांचवा सवाल है हेट स्पीच और मौलिक अधिकारों को लेकर, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 15 में यह बात लिखी हुई है कि भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पर नहीं होगा? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट है हेट क्राइम अनुच्छेद 15 की भावना के विपरीत माने जाते हैं। जी, अनुच्छेद 15 के खिलाफ हैं हेट क्राइम, क्योंकि इसमें भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 19(1) हेट स्पीच को पूरी तरह से संरक्षण देता है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हेट स्पीच को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं है, बल्कि हेट स्पीच के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। पहले एडिटोरियल के बाद है दूसरा एडिटोरियल। दूसरे एडिटोरियल में बात की गई है यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 के बारे में। यूएस की सरकार ने यह डॉक्यूमेंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 में बना था और अभी दिसंबर 2025 में इसे सार्वजनिक किया है। सीधे शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो यह विदेश नीति से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि अमेरिका विदेश नीति के मामले में कैसे काम करेगा, इसके सामने क्या खतरे हैं, कौन दुनिया में इसके दोस्त हैं, कौन इसके दुनिया में चैलेंजेस हैं, कहाँ पर कितना खर्च करना है, कहाँ पर खर्चों में कटौती करनी है,
देशों की कितनी मदद करनी है, कैसे मदद करनी है, अमेरिका के हितों की रक्षा कैसे करनी है, अमेरिका की सीमाओं की सुरक्षा कैसे करनी है, इस अमेरिका के सामने क्या खतरे हैं और उनसे निपटने के लिए अमेरिका क्या-क्या करेगा। तो यह रणनीति सबसे पहले कहती है कि अमेरिका की सीमाओं को सुरक्षित करना होगा, तभी जाकर अमेरिका के हितों की रक्षा की जा सकती है। अब सीमाओं को क्यों सुरक्षित करना होगा? क्योंकि अमेरिका मेक्सिको की ओर से होने वाले अवैध प्रवास से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसे रोकना चाहता है और बड़े पैमाने पर जो मास माइग्रेशन हो रहा है, उसे अमेरिका अपने हितों के खिलाफ मानता है। और दूसरी बात है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अमेरिका की सरकार चाहती है कि अमेरिका में एक बार फिर से नए सिरे से औद्योगिकरण हो। जो कंपनियां अमेरिका की बाहर चली गई हैं, उन उद्योगों को, प्रमुख उद्योगों को वापस अमेरिका में लाना है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से मजबूती देनी है। दरअसल इसके पीछे चीन भी है, क्योंकि चीन और अमेरिका अब लगभग बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने और अमेरिका की कंपनियों ने चीन को पिछले कई दशकों में बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाई है, मदद की है, इन्वेस्टमेंट किया है, फैक्ट्रीज लगाई हैं, कंपनियां वहां पर गई हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, रोजगार दिया है और इससे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और यह अब अमेरिका से देखा नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ चीन वैचारिक रूप से अभी भी मतभेद रखता है यूएसए के साथ, तो यूएस और चीन में अब केवल वैचारिक अंतर बचे हैं। अमेरिका की सरकारों को पहले लगता था कि चीन उसका साथी बनकर रहेगा, उसकी मदद करेगा, एशिया के अंदर दबदबा बनाए रखने में चीन उसका सहायक होगा, लेकिन चीन अब प्रतिद्वंदिता रखता है, चीन अब अमेरिका से वैमनस्य रखता है। इसके लिए यूएस चीन को संतुलित करना चाहता है और इसके लिए इस डॉक्यूमेंट में कहा है कि वह भारत इसका साझेदार हो सकता है। एक तरफ रणनीतिक रूप से भी मदद करनी है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के माध्यम से भी चाइना को संतुलित करना है और दूसरी तरफ आर्थिक स्तर पर भी अमेरिका को मजबूत करना है और चीन को संतुलित करने की कोशिश करनी है। और अमेरिका कहता है कि अब युद्धों से बचना है और युद्धों में डायरेक्ट नहीं कूदना है, क्योंकि हमने पिछले दशकों में देखा है कि जहां पर भी युद्ध होते थे वहां पर अमेरिका होता था। या तो अमेरिका खुद युद्ध कर रहा होता था या फिर उसके साथी देशों को आर्थिक और सैन्य मदद कर रहा होता था। इससे अमेरिका को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, आर्थिक खर्चा हुआ है। जो सरकार अभी है, मतलब वहाँ की ट्रंप सरकार, वो चाहती है कि किसी भी प्रकार से इस तरह के खर्चों को रोकना है और अमेरिका के हितों को ही पोषित करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर अमेरिका का फायदा होता है वहीं पर निवेश करना है, वहीं पर खर्चा करना है, फालतू का खर्चा बंद करना है। जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता था, नेटो को बड़ी मात्रा में धन मुहैया कराया जाता है, आर्थिक सैन्य मदद की जाती है अमेरिका के द्वारा नेटो को। अमेरिका चाहता है कि अब नेटो में भी खर्चा कम हो और यूरोपीय देश नेटो में खर्चा बढ़ाएं। अमेरिका ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए इस डॉक्यूमेंट में और डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करनी है। जो अमेरिका के सामने खतरे हैं, आगे बात होगी उनके बारे में, उनसे देश की संप्रभुता को खतरा है और अमेरिका की सीमाओं की रक्षा करनी है, अवैध प्रवास को रोकना है, चीन की आर्थिक व तकनीकी चुनौती को संतुलित करना है, अमेरिका में उद्योग और तकनीकी बढ़त कायम करनी है, ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना है, ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है, क्योंकि जिसके पास एनर्जी है उसके पास पावर है। अमेरिकी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, रक्षा क्षमता को बढ़ाना है, ताकि अमेरिका के हितों को किसी भी प्रकार से कोई भी चुनौती न दे पाए। दुनिया के क्षेत्रों में स्थिरता और शांति बनाए रखनी है। अमेरिका ने क्या क्या खतरे पहचाने हैं? अमेरिका ने पहचाने सबसे पहले मास माइग्रेशन, बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों का जो मास माइग्रेशन होता है, अमेरिका इसे बड़ा खतरा मानता है और अमेरिका इसे रोकना चाहता है। दूसरा, चीन की आर्थिक रणनीति और सप्लाई चेन पर वर्चस्व, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया भर में कहीं पर भी व्यापार होता है, चीज़ें पहुँचती है तो कहीं ना कहीं चीन से होकर या चीन के माध्यम से सप्लाई चेन से होते हुए पहुँचती है। तो चीन का सप्लाई चेन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है। अमेरिका चाहता है कि सप्लाई चेन पर उसका नियंत्रण हो और चीन का नियंत्रण कम हो। ऊपर से ड्रग तस्करी और कार्टेल को भी रोकना चाहता है अमेरिका। अमेरिका ने, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि वेनेजुएला में ड्रग्स के नाम पर ही कार्रवाई की थी। हालांकि उसके दूसरे कारण भी थे, लेकिन ड्रग्स भी अमेरिका के लिए एक चुनौती है। साइबर अपराधों को और तकनीकी जासूसों को भी एक खतरे के रूप में पहचाना है। नई तकनीकों का उपयोग कैसे राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, इसे भी अमेरिका एक खतरे के रूप में देख रहा है। विश्व भर में जो संघर्ष हो रहे हैं, अमेरिका इसे खतरा मान रहा है। मतलब तकनीकी स्तर पर या फिर सैन्य स्तर पर, या दोनों देश सीधे तौर पर भिड़े हुए हैं या फिर तकनीकी के माध्यम से वॉर कर रहे हैं, तो ये भी अमेरिका इसे खतरा बता रहा है। इस नीति के पीछे अमेरिका फर्स्ट की नीति है, मतलब अमेरिका के हितों में जो होगा वही करना है, अमेरिका के हितों को प्रभावित करने वाले कोई निर्णय नहीं लेना है।
क्योंकि जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर दुनिया भर में वर्चस्व जमाने के लिए अमेरिका की तरफ से खर्चा किया है, अमेरिका की तरफ से झगड़ों में मध्यस्थता की है या फिर मदद की है या फिर सैन्य आर्थिक मदद पहुंचाई है। तो इस तरह के आप फैसले नहीं लेने हैं, यह अमेरिका की सरकार मानकर चल रही है। दूसरा, अनावश्यक युद्धों से दूरी बनाए रखनी है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऊपर से यूक्रेन में भी लड़ाई झगड़ा रोकना चाह रहा है अमेरिका, मतलब युद्ध को खत्म करना चाहता है और अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करना चाहता। जो खतरे पहचाने हैं अमेरिका ने, ये सारे अमेरिकी संप्रभुता को, अमेरिकन सोवरेनिटी को खतरा है और इनसे कोई समझौता नहीं करना चाहता है और अमेरिका की इन सभी खतरों से रक्षा करना चाहता है। दूसरा, व्यापार घाटा कम करना है। अमेरिका को कई देशों से व्यापार में घाटा हो रहा था, जैसे भारत के साथ भी घाटा हो रहा था, और अमेरिका ने इस घाटे को कम करने के लिए भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं। भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील चल रही है। अमेरिका चाहता है कि कोई ट्रेड डील हो ताकि अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार तो हो, लेकिन अमेरिका को व्यापार घाटा ना हो। दूसरा, अमेरिका में वापस उद्योगों को लाना है। प्रमुख उद्योगों को अमेरिका में वापस लाना है या फिर निवेश करके वापस उद्योगों को डेवलप करना है, ताकि दुनिया भर में जो भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं उन पर अमेरिका का नियंत्रण हो सके। इस डॉक्यूमेंट में अमेरिका का एक लक्ष्य यह भी है कि कैसे दीर्घकालिक समय में, मतलब आने वाले समय में, लंबे समय में अमेरिका का वर्चस्व बनाए रखना है। हालांकि यह डॉक्यूमेंट और अमेरिका का ये जो लक्ष्य है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में मदद जो अमेरिका दे रहा है उस मदद से हाथ भी खींच ले, दूसरी तरफ चाहता है वर्चस्व भी बना रहे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे चल पाएंगे, ये अमेरिका की सरकार आने वाले समय में बताएगी, या फिर अमेरिका के फैसलों में इससे पता चलेगा कि एक तरफ मदद से हाथ खींचना है, आर्थिक मदद भी कम करनी है, सैन्य मदद भी कम करनी है, किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है, अनावश्यक युद्धों से दूर रहना है, और दूसरी तरफ वर्चस्व भी बनाए रखना है। कैसे होगा पता चलेगा। फिर एशिया और यूरोप को यह कहता है कि भाई सुरक्षा में आपको योगदान करना होगा। मतलब सीधी सी बात है, अमेरिका कहना चाह रहा है अमेरिकन कंट्रीज को और यूरोपियन कंट्रीज को कि सैन्य खर्चे में उनको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जैसे कि सीधी सी बात है, नेटो की बात हो रही है कि नेटो में यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा। फिर आर्थिक रणनीति क्या बनाई है, मतलब कि लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए हैं, खतरे पहचान लिए हैं, तो अब करना क्या है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो टैरिफ से व्यापार नीति के माध्यम से देशों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, व्यापार घाटे को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, महत्वपूर्ण उद्योगों को अमेरिका में शिफ्ट करना है, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है, हथियार उत्पादन बढ़ाना है और डॉलर पर वित्तीय प्रणाली को डिपेंड रखना है। कई देश चाह रहे थे कि वे अपनी खुद की मुद्रा में व्यापार करें और करते भी हैं, कई समझौते भी हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस प्रक्रिया को डी डॉलराइजेशन कहा जाता है और डी डॉलराइजेशन से सीधे तौर पर अमेरिका के हित प्रभावित होते हैं, डॉलर की स्थिति कमज़ोर होती है। हालांकि इतना प्रभाव पड़ा नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार होता नहीं है, लेकिन फिर भी देश कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर से डिपेंडेंसी कम की जाए, और यदि डॉलर से डिपेंडेंसी कम होती है तो अमेरिका के हित प्रभावित होते हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार डॉलर में ही हो। अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी अमेरिका ने रणनीति बनाई है। अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध, यानी जहाँ पर अमेरिका रहता है वहाँ पर अमेरिका के आसपास वाले देशों में अमेरिका चाहता है उसका सीधा प्रभुत्व हो। चीन या रूस जैसे देश यहाँ पर दोस्ती न करें, किसी भी देश के साथ इनका प्रभाव न हो। इससे अमेरिका के सोवरेनिटी को, अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती मिलती है। अमेरिका चाहता है कि इस क्षेत्र से रूस और चीन दूर रहें। अवैध प्रवास और ड्रग कार्टेल को रोकना है और इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। एशिया के लिए अमेरिका कहता है कि चीन सबसे बड़ी चुनौती है, चीन को संतुलित करना है और इसके लिए मदद कर सकता है क्वाड। क्वाड में भारत इसका प्रमुख साझेदार हो सकता है। चूंकि चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं और भारत के माध्यम से यूएसए चीन को संतुलित करना चाहता है। ताइवान में स्टेटस को बनाए रखना चाहता है और दक्षिण चीन सागर आपने देखा होगा, ये वाटर बॉडी कहाँ पर है, ये है जहाँ पर ऊपर में चाइना और इंडो साइनो कंट्रीज हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से होकर जहाज़ गुजरते हैं, यहाँ से होकर माल की ढुलाई होती है, और यदि इस क्षेत्र पर नियंत्रण किसी देश का हो जाता है, खासकर चाइना का हो जाता है, तो चाइना बाकी देशों के हितों को यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। दूसरा, यूरोप के लिए कहता है अमेरिका कि उसे आत्मनिर्भर बनना होगा। मतलब सीधी सी बात है, नेटो में ज़्यादा खर्चा करना होगा। अमेरिका कब तक खर्चा करता रहेगा, इस तरह की बात यहाँ पर यूरोप के लिए कही गई है। जब यह नीति आई थी तो कहा गया था कि इससे रूस
तो खुश है, लेकिन यूरोप खुश नहीं है, क्योंकि उसे नेटो में खर्चा बढ़ाने की बात अमेरिका ने कही है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए। मध्य पूर्व में कहा है कि ईरान को कमज़ोर करना है, क्योंकि ईरान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और खाड़ी देशों के साथ अमेरिका चाहता है कि तकनीकी और रक्षा साझेदारी हो। वॉर्स नहीं करना है, मतलब युद्धों से दूर रहना है। अब्राहम अकॉर्ड का विस्तार करना है और ऊर्जा सुरक्षा के लिए यहाँ पर काम किया जा सकता है। अफ्रीका के लिए अमेरिका कहता है कि भाई साहब, एड मॉडल की जगह अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मॉडल लाना होगा। मतलब अमेरिका सिर्फ दान देता रहे और अफ्रीकन कंट्रीज उस दान पर अपना काम करती रहे, यह मॉडल ठीक नहीं है। ज़रूरी है कि अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट किया जाए, अफ्रीका में व्यापार बढ़ाया जाए, ताकि अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी फ़ायदा हो और यूएसए को भी फ़ायदा हो। ऊपर से अमेरिका यहाँ पर खनिजों में निवेश करना चाहती है, क्योंकि अफ्रीका संसाधन समृद्ध है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में खनिज उपलब्ध हैं और यदि उन खनिज में निवेश किया जाता है तो उसका फ़ायदा निवेशक को मिल सकता है। यहाँ पर आतंकवाद और क्षेत्रीय शांति के लिए जो भी चुनौतियाँ हैं, उनसे निपटना भी ज़रूरी है। अंतिम बात यही है कि अमेरिका अपने हितों के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।